तो दोस्तों आप प्रदीप राणा से तो परिचित ही हैं। प्रदीप राणा, कल मैंने उनके साथ एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई थी क्योंकि वो MTV कौसानी इस बार दूसरा सीज़न है, उसकी तैयारी में लगे थे। फिलहाल अभी जो वीडियो है, कल की वीडियो का एक तरह से दूसरा पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा एक तरह से उनके अनुभव को जानने का पार्ट है, उनके अनुभव से सीखने और आपको थोड़ा उनके बारे में थोड़ा और गहराई से पता चले, इस तरह का एक वीडियो, एक काइंड ऑफ पॉडकास्ट समझ सकते हैं उसको, लेकिन ये खड़े खड़े वाला पॉडकास्ट है। नॉर्मली जो पॉडकास्ट होते हैं वो होते हैं स्टूडियो में, ओपन स्टूडियो ना, क्लोज मतलब बंद स्टूडियो में होते हैं, इंडोर, लेकिन ये जो है ये थोड़ा खुले में है। तो प्रदीप भाई को फ्रेम में ले लो। सोनू भाई बिल्कुल। हेलो, सब कैसे हैं? सब होंगे बढ़िया। तो प्रदीप भाई अपना क्या है कि काम वाम होता रहेगा, मतलब काम नहीं रोकना है और बातचीत होती रहेगी। ठीक है, तो मैं भी लगता हूँ आप भी लगो। तो मेरा पहला सवाल ये है कि कौन से साल से आपने शुरू कर दी थी ये साइकिलिंग वगैरह? एक्चुअली मुझे 6-7 साल हो चुके हैं। जब मैं 16 साल का था तब मैंने साइकिलिंग शुरू की थी। जब मैं बागेश्वर में 12 क्लास में पढ़ता था तब से स्टार्ट की मैंने, देखी मैं। तो ये बताएं, पहला जो आपका वर्ल्ड टूर था, मतलब इंडिया से बाहर का जो टूर था, पहला मतलब विदेशी टूर था, वो कौन सा था? मेरा फर्स्ट टूर रहा है, मैं नेपाल गया हूँ, ये बनबसा से होते हुए काठमांडू तक। काठमांडू तक। तो उसकी वो जर्नी कैसी रही? क्योंकि पहली बार आप भारत से बाहर निकले थे साइकिल लेके, तो कितना टफ था और कैसा था वो थोड़ा अनुभव थोड़ा जब भी आप कोई फर्स्ट जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो आपको बहुत चैलेंजिंग लगता है, बहुत डर लगता है। जब मैं फर्स्ट टाइम गया, मैंने कोई लॉन्ग जर्नी की नहीं थी। मैंने बस छोटी मोटी गरुड़ से बागेश्वर, गरुड़ से कपकोट, गरुड़ से कांडा, क्या कहते हैं, यही की थी। फिर मैं देहरादून से पौंटा साहब, देहरादून से ऋषिकेश, देहरादून से हरिद्वार तक ही गया था मैं। पर जो पहली जर्नी थी मेरी सीधा इंडिया से काठमांडू 700 किलोमीटर की, वो मैंने बस मन था कि फॉरेन कंट्री जाना है, बाहर देश देखना है। अब पता था कि नेपाल ही है और भूटान ही यहाँ पे विदाउट पासपोर्ट जा सकते हैं हमारे लिए। तो मैंने कहा नेपाल पास में, नेपाल चलते हैं। मैंने बस गूगल मैप में देखा और डिस्टेंस देखी। मैं पहुंचे सीधा बनबसा, छुट्टी थी दिवाली की। मैं पहुंचे सीधा, सब लोग दिवाली में घर को जाते हैं, मैं चले गया काठमांडू को। तो पापा से मैंने झूठ बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग करने पिथौरागढ़, मैं 7 दिन ऑफ रहूंगा, नेट मैं फॉल लगेगा ही नहीं। क्योंकि नेपाल में कॉल लगना नहीं था। तो वो लोग पूछते मुझसे कहाँ है, मैंने कहा मैं ट्रैकिंग में रहूंगा। तो मैं झूठ बोल दिया और मैं कुछ सेविंग होगी पॉकेट मनी, मैं लेके चले गया बॉर्डर मैंने 7 दिन साइकिलिंग की। वो 7 दिन मेरी लाइफ के ऐसे देखी। मैंने पहले दिन ही मुझे पता था ही नहीं, मैं पीछे से बैग लेके चल रहा हूँ 5 किलो का, ऐसे साइकिल चला रहा हूँ, तो थक गया था। तो पता था ही नहीं, और मुझे पता था नहीं कि कितना खाना, क्या खाना है, कैसे इनटेक करना होता है, क्या करना होता है। और रात 7 बज गए, मैं जाने में था और जंगल में अंधेरा हो गया मुझे। मैं था करनाली चिसा पानी के पास और वहाँ पे इतना लंबा जंगल, मैं उस दिन रात को फंस गया। मैंने फिर किसी से बोला मुझे रोटी दे दो, खाना दे दो, कुछ दे दो, क्योंकि दिन में खाया नहीं था मैंने। तो उन्होंने कहा नहीं आगे जाओ आगे जाओ। उस दिन मुझे पहली बार मैंने लगा कि मैं पागल हूँ क्या, मैं एंकर, सब लोग घर में बैठे होंगे, खाना पीना खा रहे होंगे, मैं कोई पागल हूँ जो यहाँ आ रखा हूँ। तब मैंने उसने बोला कि अब वो घर जाता हूँ सीधा। मैंने बोला फिर मैं रात हो गया, फिर कोई बंदा मिला, उसने मुझे लाइट दिखाई, फिर आगे तक ले गया 2 किलोमीटर आगे, फिर वहाँ पे कोई ढाबा मिला, वहाँ पे रहा मैं उस दिन। फिर मैंने कहा, उस दिन मन मान लिया, मैंने कहा भैया दुकान वाले पैसे का, मैंने कहा कल पहली गाड़ी जो आएगी बॉर्डर के लिए, मुझे घर जाना है बस, नेपाल से वापस। हाँ, मुझे घर जाना है पहले दिन ही। मैं उस दिन इतना डर गया था बहुत ज़्यादा। पर क्या हुआ कि फिर मैं डर गया, मैंने पूरा मन बना लिया था कि मैं घर जा रहा हूँ वापस, घर में आ गया, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, रिलैक्स करूंगा। कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ कुछ पता है नहीं, कुछ जा रहा हूँ। पर जब सुबह उठा, चाय पी, तो वहाँ पे करनाली चिसा पानी एक ब्रिज है नेपाल में, बॉर्डर से बनबसा से 110 किलोमीटर। आप वहाँ जाओगे तो आप वहाँ पहुँचोगे, वहाँ की जो हवा है, जो करनाली जो जगह है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ पे जापान ने सस्पेंशन ब्रिज बनाया है। तो वो ब्रिज देखे मुझे याद आ गई अमेरिका के वो गोल्डन गेट ब्रिज की, जो सैन फ्रांसिस्को में है। तो मैं हॉलीवुड मूवी पहले बहुत देखता था, तो वहीं देख के मुझे मन हुआ बाहर कंट्री जाने का। जब मैंने ब्रिज देखा, मैंने कहा अरे यार, ये ब्रिज ऐसे आगे जाते रहूंगा तो ऐसे और चीज दिखती रहेंगी, जो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये सब मेरे दिमाग में आना शुरू हुआ, ट्रैवलिंग है ना, तो आगे जाऊंगा तो और चीज दिखती रहेंगी, वापस जाऊंगा तो कुछ नहीं दिखेगा। फिर मैंने मन बदल लिया, फिर मैं जर्नी कंटिन्यू करते 7 दिन बाद फिर मैं काठमांडू पहुंचा। और 7वें दिन भी मुझे रात हो गई नीचे। काठमांडू चढ़ाई बहुत ना, मुझे रात हो गई नीचे, 50 किलोमीटर नीचे डाउनहिल में। उस दिन क्या हुआ कि उस दिन भी दिवाली थी, तो कोई होटल कुछ था ही नहीं, सब बंद थे। तो वहाँ भी 7 बज गए, मैं एक चाय पीने की दुकान में रुका, वहाँ पे 15-20 लड़के बैठे थे अंदर, वो खाने वाले, बीड़ी सिगरेट दम पीने वाले। उन्होंने मुझे बोला अंदर आओ। तो फिर वहाँ पे जो काम करता था बंदा, उसने बोला कि यार अंदर मजा नहीं, लूटते हैं। उस दिन मेरी और फट गई, मेरी हालत खराब हो गई। मैंने क्या करूँ यार, अब ये मुझे पकड़ते हैं भी, और चढ़ाई थी, चढ़ाई में भाग नहीं सकता नहीं ना। डाउन में तो तुम निकल जाओगे स्पीड से 40-42 की स्पीड से, पर अपील में तो आप 10 स्पीड में रहोगे, पकड़ लेगा आपको। उस दिन मेरी और हालत खराब हो गई। पर फिर मैं भागा भी, मैंने कहा आप इनको रोक के रखना, मैं जा रहा हूँ आगे को। फिर आगे गया, बंदे से कहा, जिसने कहा, हाँ, जो दुकान वाला था,
तो उसने कहा कि तुम टेंशन मत लो, अच्छे लोग भी हैं, गंदे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं। फिर हिम्मत आई, फिर मैं फटाफट भागा 1 किलोमीटर आगे मुझे एक ढाबा मिला जो रात को 12 बजे तक खुला रहता है ना, दुकान पूरा रात को खुली रहती है एक्चुअली। उनसे बोला मैंने यार कि मेरे पीछे कोई लोग पड़े हैं, प्लीज़ मुझे हेल्प कर दो। फिर उसको बंदा इतना अच्छा था नेपाल में, उन्होंने कहा कि तुम मेरे गेस्ट हो, आज वो है दीपावली है, हमारे गेस्ट आए हो, और मेरे घर से भी सब मेरे बहन ने सामान भेजा है। नेपाल में ऐसा कुछ होता है ना, उनका रीति रिवाज होता होगा कि जो बहनें होते हैं भाई के लिए अपने लिए कुछ ना कुछ भेजती हैं, खाने पीने का सामान भेजती हैं। तो उन्होंने कहा मेरे गेस्ट हो, आप मेरे बेड में सो, मेरा को खाओ। इतना अच्छा लगा मुझे। फिर मैं नेपाल में मैंने 7 दिन मैंने पूरा ये मैंने देख लिया कि क्या होता है। तो उसके बाद फिर मैं रुका नहीं, फिर मैंने इंडिया टूर किया, फिर पूरा ये वर्ल्ड का टूर सोचा, ये वहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक किस्सा आपने बताया मेरे को, जब आप पिछली बार मिले थे, वो मैं ऑफ कैमरा आपने बताया था, अगर आप बताना चाहें कि आप बोल रहे थे कि मैं एक गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में बुक में नाम लिखवाना चाहता था। मैंने एक रिकॉर्ड देखा था जिसको मुझे लग रहा था कि मैं तोड़ दूंगा। उसके लिए आपने मेहनत बहुत की थी, तो क्या उसका मतलब क्या था वो किस्सा? तो एक्चुअली अब हम जैसे कि हम पहाड़ से आते हैं, मैं गांव से आता था, बताऊं तो मेरे घर वाले भी सब खेती बाती करते हैं। इतना पैसा नहीं है कि मैं उनसे बोलूँ 1 लाख दो, मैं जा रहा हूँ सीधा फ्लाई करने अमेरिका। सपना मेरा यही था कि मैं बाहर देश घूमूं। आप सबसे पहले दिमाग आता है कि पैसे कैसे आएगा, ठीक है। इतना पैसा आज तक मेरे घर में कोई एक बंदा भी आज तक फ्लाइट में नहीं बैठा है। सही बताऊं आपको, मेरी मम्मी पापा आज तक दिल्ली से आगे कोई नहीं गया होगा, कोई बंदा फ्लाइट में नहीं बैठा है, देखा भी नहीं है। तो पहला बंदा मैं कहा पहला पैसा चाहिए हाथ में। मैं कहा पैसा कैसे आएगा? फिर किसी ने कहा कि साइकिल में अगर रिकॉर्ड बनाओगे या कुछ बड़ा कर लोगे तो तुम्हें स्पॉन्सरशिप मिलेगी। अच्छा। अब मैंने कहा कैसे बड़ा करूं, क्या करूं? फिर कहा रिकॉर्ड बनाओ, लिम्का बुक। मैंने कहा लिम्का बुक भी है, फिर गिनीज बुक भी था। मैंने कहा गिनीज बुक का करता हूँ, जो करना था बड़ाई करना होगा। मैंने गिनीज बुक, फिर मैंने गिनीज बुक के लिए रिकॉर्ड अप्लाई किया। फिर मैंने कहा गिनीज बुक क्या रिकॉर्ड था उस समय था ये लॉन्गेस्ट जर्नी इन सिंगल कंट्री। एक कंट्री में सबसे ज्यादा साइकिल चलाने का रिकॉर्ड था वो। उस समय रिकॉर्ड था 15,000 किलोमीटर किसी महाराष्ट्र के बंदे के नाम पे। फिर मैंने कहा उसको मैं 18,000 करके आऊंगा, मैं तोड़ के आऊंगा। फिर मैंने किया मैंने 6 महीने पहले गिनीज बुक को अप्रूवल लिखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, बहुत लंबी प्रोसीजर होती है। अप्रूवल मिलने के बाद मैंने जर्नी स्टार्ट की। तो जर्नी करने के बाद उसमें पहला बंदा था जो यहाँ से मैंने किया ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट साइकिलिंग में, उत्तराखंड से। और इवन इंडिया में भी मैं यंगेस्ट कुछ रहा हूँ जो मैंने किया उस समय। मैं उसमें 18 साल का रहूंगा, 18-19 साल का रहूंगा। तो मैंने किया ये। तो उस समय क्या कहते हैं पूरी जर्नी की मैंने इंडिया की। और फिर जर्नी करने के बाद मैंने कहा अगर ये बन जाएगा तो मेरा गोल तो था कि मैं वर्ल्ड टूर मैं स्पॉन्सरशिप मिलेगी और मैं घूमने जाऊंगा बाहर कंट्री साइकिल से। पर उस समय क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली मैंने किया पर उसमें शायद मेरा कहीं भी जीपीएस में कुछ दिक्कतें आ गई। जीपीएस का कुछ जो डेटा उन्होंने मांगा था वो ऐसा हो नहीं पाया। तो क्या हुआ कि वो डेटा मैंने फिर सही किया सही होने तक 4-5 महीने हो गए। और उसमें भी गिनीज के भी बहुत सारे रूल है। आपको अगर एकदम से फटाफट अगर आपको उनसे बातचीत करनी है तो आपको उनको 1-1.5 लाख भी देने पड़ते हैं। तो आपको 1 हफ्ते में रिप्लाई करेंगे टीम को जो लंदन में बैठी है। पर मेरा पैसे थे नहीं इतने, मैंने अपनी जर्नी 50,000 रुपए में की, तो मैं कहाँ से 1.5 लाख देता उनको, तो मैंने दी नहीं। तो उनमें अब क्या हुआ कि अगर आप बिना पैसे के करोगे तो आपको 3 महीने वेट करना पड़ता है एक मैसेज के रिप्लाई के लिए। तो मैंने वेट किया तब तक वो जो डॉक्यूमेंट मैंने जो किए थे वो क्या कहते हैं मैं उसको दोबारा सही करके भेज पाता, तब तक किसी ऑस्ट्रेलिया के बंदे ने उसको रिकॉर्ड तोड़ के उसको 21,000 कर दिया। अच्छा। तो वो रिकॉर्ड फिर क्या कहते हैं फिर तो वो वहाँ भी वो फिर वो टूट हो गया था। फिर मैंने कहा क्या करूँ, तो ऐसा करके वो भी खत्म हो गया था। पर फिर मैंने उस दिन ये बोला कि यार क्या कहते हैं इस जर्नी से मैंने इंडिया की जर्सी मैंने बहुत कुछ सीखा। मतलब कि तो ये बताओ आपने मतलब बात जो है दर्शकों तक थोड़ा क्लियर नहीं पहुंची है। 15,000 का कितने का था पहला रिकॉर्ड? 15,000 किलोमीटर का रिकॉर्ड था। मैंने इसको 18,300 किलोमीटर किया। अच्छा, 18,000 आपने साइकिल से ट्रेवलिंग की? पूरा इंडिया ट्रेवल किया। कितने दिन में की? वो 6 महीने में की। 6 महीने में की। लेकिन जब तक आप वो सबमिट करते हो वहाँ पे करने के बाद फिर सब पूरा रिकॉर्ड 6 महीने का डेटा भेजना पड़ता है। अब वो डेटा 100-300 जीबी था। अब वो ऑनलाइन तो अपलोड कर नहीं सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरा ड्राइव में डाल के लंदन भेजो। 5,000 रुपये वो खरीदी हार्ड ड्राइव, 5,000 का वहाँ 10,000 रुपये लगे, वहाँ भेजा लंदन। भेजने के बाद अगर आप मैंने कहा कि अगर आप उनकी एक्सप्रेस सर्विस लेते हो तो एक हफ्ते में आपका रिप्लाई आता है। अगर नहीं लेते हो तो आपका 3 महीने में रिप्लाई आता है। तो उसी में मेरा 3 महीने के टाइम में 3 महीने 4 महीने 5 महीने लगे, उसी में किसी और बंदे ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, तब मेरा वो क्लेम नहीं हो पाया। बस ये था। अच्छा, हाँ, ये सब मतलब बैड लक हो गया। हाँ, ये जरा सा बैड लक हुआ। पर उसके बाद मैं इतना अगर बैड लक जब किसी के साथ होता है तो कई बार मेरी तो छोटी मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा आजकल। तो मेरे इतने में ही मतलब वो जो होती है ना क्या बोलते हैं उसको, जरा होप टूट जाती है, उम्मीद नहीं जग पाती। तो आप कैसे यार इस चीज के लिए मैं यही बोलूंगा कि कोई भी बंदा कुछ भी नया काम स्टार्ट कर रहा है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कुछ भी नई चीज स्टार्ट कर रहा हो, तो अगर आप 99% बहुत एक्साइटेड हैं और पॉजिटिव हैं उस चीज को करने के लिए, तो 1% उसका नेगेटिव भी लेके चलो कि क्या पता ये नहीं हो सकता तो क्या होगा। तो उसको आपको पॉजिटिव वे में लेके चलना है।
तो मैं उसमें था कि हाँ मैं रिकॉर्ड ब्रेक कर लूँगा सब हाँ सब अच्छा ही सोचते हैं, गंदा कौन सोचेगा ना, सब अच्छा ही सोचते हैं। तो मैंने कहा मैं कर लूँगा 1% अगर मैंने कहा नहीं कर पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई अगर आप कोई बड़ी चीज़ कर रहे हो सब एटलीस्ट आपको आप विन नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप उसको पूरा करके आए तो आप एटलीस्ट आप लीड तो कर पाओगे ना, आप एटलीस्ट लोगों को गाइड तो कर पाओगे कि हाँ कैसे होता है। तो ये करके एक्चुअली मेरा वो था, फिर मैंने उसमें ऐसे मैं उसको एक्चुअली अपना होप खोई नहीं मैंने, और क्या कहते हैं मैंने कहा कि जो किया है तो बहुत कुछ सीखा, इससे आगे और क्या कर सकता हूँ, और दूसरा रास्ता निकाला, बस तब जाके पूरा हुआ। तो ये बहुत ही मतलब कुल मिला के आपने एक सीख ली उससे, हाँ। और आप निगेटिव ज्यादा नहीं हुए। हाँ मैंने कहा कि आपकी हिम्मत की मैं दाद देना चाहूंगा, क्योंकि यार 18,000 किलोमीटर आप चल रहे हो साइकिल से एक रिकॉर्ड बनाने के लिए, लेकिन ठीक पहले उससे पहले कोई अगला बंदा जो है सब। हाँ। तो और कुछ खास बातें आप बताना चाहो? और कुछ खास बात है कि यार जैसे देखो एक जर्नी होती है, जर्नी में आपको ऊपर नीचे आते रहते हैं, आपको अच्छे गंदे लोग मिलते रहते हैं, पर वही फन है जर्नी का, आपको वही मजेदार चीज़ें रहती हैं। पर आपको कभी हार नहीं माननी है, चलते रहना है, अपना जो छोटे छोटे गोल है उनको फोकस करते रहना है। लाइफ में हमेशा एक गोल होना चाहिए। गोल क्या है, मेरा गोल उस समय था जब मैं 12th में पढ़ा था कि मुझे दुनिया देखनी है, मुझे अमेरिका देखना है, मुझे जापान देखना है, मुझे लंदन देखना है, क्योंकि मेरे किसी देखा नहीं था, मुझे देखना था। मैंने कहाँ से देखा, मैंने वो मूवीज से देखा, वो सीन, वो फोटोज, मैंने कहा यहाँ जाना है मुझे, पर वहाँ से एक ड्रीम आया। तो एक ड्रीम होना, वो स्पार्क होना बहुत जरूरी है किसी बंदे के अंदर। जब आपको अपना गोल दिख जाएगा तो आप काम करना शुरू कर दोगे। अभी मैं काम जो कर रहा हूँ, अभी मैं कुछ भी करना चाह रहा हूँ, मेरा गोल जो है वो मैं यहाँ से आज कल के दिन मुझे घूमने पूरा दुनिया आना है। वो कैसे जाऊँगा, कल के दिन मैं पैसा कमा पाऊंगा, कुछ ना कुछ कर पाऊंगा ना, कुछ ना कुछ वो कर पाऊंगा कुछ ना कुछ। तो उसी के लिए आपका गोल आपको सेट होना चाहिए, और आप उसके लिए मेहनत करते 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 आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो नए लड़कों को क्या कहना चाहोगे जो आप जैसे यंग हैं और किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं? मैं नए लड़कों को ये बोलना चाहूँगा, जो कोई भी बच्चे हैं, कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, कोई भी चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, चाहे पायलट बनना चाहे, कोई भी नई चीज़ करना चाहे, कोई भी प्रोफेशनल काम करना चाहिए, चाहे वो साइकिलिंग क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, तो सबसे पहले आपको अपने आप को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा। जो मैंने किया, मैंने भी अपने को पहले प्रूव किया, तब जाके आज मुझे घर वाले बिलीव कर रहे हैं, अपने कॉलेज वाले बिलीव कर रहे हैं, अपने देश वाले, अपने जिले वाले बिलीव कर रहे हैं, तभी मेरे सपोर्ट के लिए आ रहे हैं ना। पहले आपको अपने आप को प्रूव करना ही पड़ता है। और मैं देखता हूँ कि आपकी यात्राओं में उत्तराखंड के लोग आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं विदेशों में। तो क्या कहोगे ऐसे लोगों, उत्तराखंड के लोगों के बारे में जो आपको सपोर्ट करते हैं? और कहीं ना कहीं हमारे लोग बहुत, मैं देखता हूँ आपकी वीडियो में, आप किसी भी पिछड़े से पिछड़े और डेवलप से डेवलप कंट्री में जाते हो तो वहाँ कोई ना कोई आपको उत्तराखंड का मिल जाता है। तो मैं इस बारे में यही बोलूँगा कि हमारे इंडियंस लोग जो है हर कंट्री में आपको मिलेंगे बहुत ज़्यादा। जो हमारा जो इंडिया से बाहर जो बिजनेस है, बहुत सारे इंडियंस लोग उसको रूल कर रहे हैं, और उसी में हमारे योगदान जो है हमारे उत्तराखंड के लोगों ने भी दिया है। जैसे मैं उत्तराखंड से आता हूँ तो मुझे बहुत सारे उत्तराखंड के लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं या इनवाइट करते हैं, क्योंकि मैं कुछ कर रहा हूँ। और मोस्टली जब भी मैं जाता हूँ तो मैं पहाड़ी गाने को और कल्चर को हमेशा आगे रखता हूँ। आपने मेरे शुरू से फर्स्ट जर्नी से देखना, मैं हमेशा आगे रखता हूँ, तो लोग कनेक्ट करते हैं। जो लोग यहाँ से पहाड़ से दूर हैं तो वो कनेक्ट करते हैं कि यार कोई पहाड़ का बंदा दूर जाके ऐसा कर रहा है, तो वो बहुत अच्छा फील अच्छा मानते हैं। मतलब आपकी सफलता को अपनी सफलता मानते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे बुलाते हैं कि यार आप आओ, आप मुझे होस्ट करना है करके बहुत सारा सपोर्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं पूरे इंडियन कम्युनिटी, जो भी हमारे इंडियन कम्युनिटी है जो दूसरे देशों में रहती है, हमारे शेफ कम्युनिटी, उत्तराखंड की शेफ कम्युनिटी बहुत सपोर्ट करती है मेरा हर कंट्री में। क्योंकि आपको पता है कि हमारे उत्तराखंड के जो 50% लोग हैं वो 60% लोग आर्मी में है। उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं वो हमारे इंडिया से बाहर शेफ होटल लाइन में, शेफ लाइन में है। तो बहुत बड़ा जो योगदान है हमारे इंडिया के उसमें, ये डॉलर को करने में, ये जीडीपी को करने में, इकोनॉमी को करने में हमारे उत्तराखंड की शेफ कम्युनिटी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके लिए मैं उनको मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट मुझे हर कंट्री में करते हैं। अच्छा, एक और सवाल लास्ट है, आप किली पॉल से भी मिले हैं? हाँ जी। कौन से देश में मिले, मतलब उनका कौन सा देश है? युगांडा? वो एक्चुअली तंजानिया से हैं। तंजानिया से? हाँ जी। तो कैसे उनसे मीटअप हुआ और कैसा लगा उनसे मिलकर? एक्चुअली जब मैं बुरुंडी कंट्री से मैं जब तंजानिया एंटर करा था तो उनके बहुत सारे इंडियन फॉलोअर्स होंगे, तो उन्होंने मुझे सबने वो मुझे फॉलो करते होंगे, तो उन्होंने बोला कि आप तंजानिया में हो तो उनसे मिलो। सबने मुझे बहुत लोगों ने पिन किया। तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी और जानता नहीं था कुछ खास ऐसा ना, तो मैंने देखा मैंने कौन है यार ये बंदा। फिर मैंने देखा हाँ किली पॉल को मैंने देखा, फिर मैंने कहा अरे अच्छा, फिर उनका पता लगाया कि कहाँ रहते। फिर मैं गया तंजानिया कैपिटल दार एस सलाम उस समय कैपिटल ही, अभी तो चेंज हो चुका है, अभी उनका कैपिटल डोडोमा बन चुकी है। अच्छा। तो मैं दार एस सलाम गया, दार एस सलाम मुझे बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी और पहाड़ी उत्तराखंड कम्युनिटी मिली। उन्होंने फिर मैंने पूछा उनसे कि कहाँ इनका घर कहाँ पे, फिर मैंने देखा, उन्होंने बताया कि ये जो आपका रास्ता अगली कंट्री का मलावी जाने वाला था। मैं मलावी से पहले ही उनका रास्ते में ही 100 किलोमीटर आगे आसपास था। मैंने कहा चलते हुए एक बार देख लूंगा मिलते हुए। फिर मैं गया वहाँ, गाँव पहुंचा तो उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मैंने पता गाँव बताया कि कहाँ मिलेंगे, तो गाँव वाले फिर कॉल किया उनको, तब जाके मेरा ऐसा करके मिलना हो पाया उनसे।
तो कैसा था उनका बिहेवियर? बहुत अच्छा बिहेवियर था, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। बहुत ही अपने इंडिया के कल्चर के प्रति, इंडिया के जो यहाँ का जो गाने और उनको वीडियो बनाते हैं उसके प्रति बहुत ज़्यादा वो उत्सुक रहते हैं और बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। मुझे बहुत उनका बहुत अच्छा वो लगा, मुझे उन्होंने बहुत अच्छा पूरा छुड़वाया, घर में ब्रेकफास्ट भी करवाया और बहुत अच्छा उनका मुझे हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगी। हॉस्पिटैलिटी अच्छी लगी। तो वहाँ के मतलब तंजानिया जैसे देश में और भारत जैसे देश में क्या समानताएं हैं और क्या बहुत ज़्यादा अंतर है? अंतर तो यही बोलूँगा कि क्या कहते हैं, हमारे भारत में डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, मैं मानता हूँ डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, पर यहाँ पे उस डेवलपमेंट से जो भी हमारा कार्बन एमिशन हो रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है वो हमको सीखना पड़ेगा। अच्छा, आप बोलते हैं कि कार्बन उत्सर्जन जो होता है? हाँ, जो भी, जैसे मैं जापान में था अभी, ठीक है, जापान कंट्री हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, आपको पता ही है, सबको पता ही है, पर उन्होंने जो कंट्रोल किया है अपने कार्बन एमिशन को, अपने उसको, मैं टोक्यो ऐसी टोक्यो आपको पता है कितना डेवलप सिटी है, वन ऑफ द इंडिया का बिजिएस्ट वो है वो ना स्टेशन, हाँ वर्ल्ड का वो है। तो मैं जब वहाँ पे गया तो अभी भी मतलब कि आप ये स्काई देखो, अभी आपको हल्का सा हेजी दिख रहा होगा, पर टोक्यो का स्काई देखोगे आप लश ब्लू, मतलब कि वो कंट्री डेवलप भी किया, पर उसने उसके साथ साथ उसको कैसे कंट्रोल करना है, मेंटेन करना है, वो उस पर काम किया है। तो सबसे पहले एक कंट्री की वही बात मेन होती है कि आप अगर डेवलपमेंट कर रहे हो उसको कैसे आप उसको बचाए भी रख रहे हो अपने जनरेशन के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो जापान ने प्रूव किया है और वही सेम चीज़ अफ्रीका में मैंने देखी। अफ्रीका चलो इतना डेवलप नहीं है, पर हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, पर इंडिया को मैं जापान से कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जापान हमसे ऑलरेडी आगे है, हम पीछे आज कंपेयर कर नहीं सकते ना, तो हम जापान जो हमसे आगे हमसे मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि वो हमसे इतना आगे होने के बाद भी उसका वेदर क्लाइमेट हमसे इतना अच्छा है। तो मैं चौंक गया, लिटरली मैं चौंक गया हूँ। और तो मैं यही बोलूँगा कि हमारे जो भी लीडर है, जो भी हमारी गवर्नमेंट है, उनको अपने टीम में ऐसे इन्वायरमेंटलिस्ट और ऐसे जिनके पास विजन है फर्दर, जो हमारे जनरेशन को आगे देखते हैं, ऐसे होने चाहिए। हमारे अभी पूरा हसदेव कट चुका है, हमारे पूरा खलंगा ऐसे इसको काटने में से काट रहे, तो पर हमारे उसमें ऐसे हमारी लीडरशिप में ऐसे लोग भी होने चाहिए जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो जरा विजन देखे आगे ना, 100 बात सोचे। मैं चुनाव मुद्दे का नहीं बोलना चाहूंगा एक्चुअली, वैसे बोल रहा हूँ जैसे कई सारे मुद्दे होते हैं लेकिन उसमें पर्यावरण तो कोई मुद्दा होता ही नहीं कभी, वो जब तक मुद्दा नहीं आएगा तब तक ऐसे वही बोल रहा हूँ कि हमारे जो भी हमारे लीडर्स हैं उन्होंने बस हमको इतना नीचे वो कर दिया है कि वो उस लेवल तक हमको पहुंचने नहीं दे रहे हैं, हमको बस ये करना तो इसी में रहने दे रहे हैं ना। तो मैं यही बोलूँगा कि आपको सोचना पड़ेगा हमारे एनवायरमेंट के बारे में। और जो हमसे हम चाइना से कंपेयर करते हैं या जापान से कंपेयर करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल पे रखते हैं हर चीज़ को, बहुत ज़्यादा, वो हमको भी इंडिया में लागू करना पड़ेगा, तभी हमारे इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर जब स्ट्रांग होगा तभी वो हो पाएगा और हमारा कंट्री बहुत अच्छा इतना सुंदर रहेगा कि लोग यहाँ से दूर से और अच्छे से आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप भाई। कुछ और कहना चाहूँ अगर कुछ मैं पूछना भूल गया हूँ? मैं अंत में ये बोलूँगा कि सोमेश्वर घाटी पेज का थैंक यू वेरी मच, और आप आसपास यहाँ पे यूथ को इंस्पायर करते हो, यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो और यही करते रहिए। और आई होप इन फ्यूचर हमारा जो सोमेश्वर घाटी है और जो हमारा ये पूरा बेल्ट है उत्तराखंड का, ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो और यहाँ पे टूरिज्म बढ़े, और जिससे हमारे गाँव में जो रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए लोग को नीचे को जाना पड़ता है देश विदेश को, वो यहाँ पे रह के कुछ कर पाए, उसके लिए मैं पूरी मेहनत करना चाहूँगा। और जो भी हमारे यूथ हैं जो देश विदेश में रहते हैं, वो वहाँ से कुछ सीख के आए और कुछ सीख के यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करें, तो इससे हमारा लोकल गांव है वो डेवलप होगा और उसी में हमारी खुशी है। आप यहाँ से आप वहाँ सीख रहे हो, बस वही इम्प्लीमेंट करो तो उसमें फायदा नहीं है। आप वहाँ से आके यहाँ को ग्रोथ कराओगे तो उसी में हमारा रियल फायदा है, और वही रियल हमारे मातृभूमि को कुछ देना सही रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपने दोबारा से मुझे अपने शो में फीचर किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, वेलकम।